Hello everyone, welcome back to Him Classes. I am Deepak Chauhan. So today we will continue with the Himachal Pradesh General Knowledge. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. In this video, we are going to discuss about some of the important movements which were led by the people of Himachal Pradesh against the local and the British rulers, right? So हिमाचल के लोगों द्वारा स्वशासन के लिए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोकल रूलर्स के खिलाफ या जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन आंदोलनों के बारे में कई बार वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। सो उन्हीं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, राइट। सो आंदोलन लोग क्यों करते थे? एक्चुअली इसका सबसे बड़ा मेन कारण था टैक्स, क्योंकि टैक्स वाज वन ऑफ द मैंडेटरी लायबिलिटी फॉर ऑल द पीपल हु वर अंडर द रूल ऑफ लोकल रूलर्स और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो जब भी कोई राजा या ब्रिटिश अधिकारी कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट टैक्स लोगों के ऊपर लगा देते थे जो कि उन्हें बर्डनसम या बोझिल लगता था, सो उसका लोग विरोध करते थे। ये सबसे मुख्य कारण था आंदोलनों का। और भी कई कारण थे जो कि इसके साथ लोगों को प्रेरित करते थे आंदोलन पे उतारू होने के लिए, जिनमें थे जैसे हिमाचल प्रदेश में बेगार प्रथा बहुत चर्चा में थी। बेगार प्रथा का मतलब था कि लोगों को राजघराने में बिना वेतन के कुछ दिनों के लिए काम करना पड़ता था। और कुछ एक और कारण थे, जैसे लोग राजनीतिक चेतना की वजह से सरकार के कामकाज में, सरकार की नीति निर्माण में अपना हिस्सेदारी की मांग करते थे और डेमोक्रेटिक राइट्स की, सिविल राइट्स की बात करते थे। और उस टाइम में कुछ एक लैंड रिफॉर्म्स भी किए जा रहे थे, उनके भी लोग विरोध में थे। सो ये सारे कारण थे जो कि लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करते थे, राइट। सो इन आंदोलनों की वजह से शासकों में, रूलर्स में काफी हलचल मच जाती थी और कई बार वो उनकी मांगों को मान लेते थे, कई बार मांगे नहीं मानी जाती थी और आंदोलन को जबरदस्ती सेना का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के आंदोलन को शांत करना पड़ता था, राइट। सो ऐसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कई सारे नोटेबल मूवमेंट्स आर देयर, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सो कुछ एक मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सो पहला मूवमेंट है दूजाम मूवमेंट, या इसको दूम आंदोलन भी बोला जाता है। ये बुशहर रियासत में चलाया गया था 1859 के आसपास, एंड इट वाज मेनली अगेंस्ट द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1854, राइट। 1854 में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, ये आंदोलन उन भूमि सुधारों के खिलाफ था। और भी इसके कुछ कारण थे, क्योंकि जो लोकल खानदानी वजीर जो थे, उनकी वजीरियत छीन ली गई थी उनसे, तो उन लोगों ने भी लोगों को प्रोत्साहित किया था आंदोलन करने के लिए। और इसमें एक्चुअली लोग करते थे क्या थे कि जब भी राजा कोई उनकी मांग नहीं मानते थे तो वो गांव छोड़ के बगल के जंगलों में रहना शुरू कर देते थे, जिससे लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट तो होता था, लेकिन राजा के ऊपर दबाव बन जाता था। सो बाद में राजा दबाव में आकर लोगों की मांगों को मान लेते थे और आंदोलन खत्म हो जाता था। सो इसी तरह से इस धूम आंदोलन का जो मेन सेंटर पॉइंट था वो रोहडू एरिया था। और इनकी कुछ एक डिमांड थी, जैसे कि अबॉलिशिंग दी लगान सिस्टम। जो लगान सिस्टम चला हुआ था, लगान प्रणाली को खत्म करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए, और जो खानदानी वजीर थे उनको उनकी वजीरियत वापस लौटाने के लिए, एंड जो ट्रेडिशनल सिस्टम था टैक्स कलेक्शन करने का, जो कि इन काइंड ऑफ गुड्स, राइट, उपज के रूप में जो टैक्स कलेक्शन होता था, वही प्रणाली को लोग चालू रखना चाहते थे। राजा ने क्या रूल निकाला था कि टैक्स जो है वो कैश के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। तो लोगों ने इसका विरोध किया और आंदोलन पे उतर आए, राइट। सो ये सारी मांगे जो है उनकी मांग ली जाती हैं बाद में, और इस तरह से आंदोलन खत्म हो जाता है, राइट। सो ये था आपका धूम आंदोलन और दूजाम मूवमेंट, राइट। उसके बाद एक और है दोदरा कबार
राइट। सो ये दोदरा कबार एरिया जो है ये बुशहर रियासत का ही एरिया है, गढ़वाल के साथ सटा हुआ एरिया। ये रिवोल्ट जो है, ये आंदोलन जो है 1906 में वजीर रण बहादुर सिंह के द्वारा चलाया जाता है। एक्चुअली वजीर रण बहादुर सिंह ने क्या किया, अपने आप को बुशहर की रियासत से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और इसके अपने इलाके से जो टैक्स कलेक्शन होता था इसने वो भी बुशहर के राजा को भेजना बंद कर दिया। और जो लोकल लोग थे वहां के, उन लोगों ने रण बहादुर सिंह जी का समर्थन किया, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। और बाद में बुशहर के राजा ने अंग्रेजों से हेल्प ली और शिमला में उनको कैप्चर कर लिया, और शिमला में उनको जेल में भी रखा गया, और उन्हें फोर्स किया गया कि जो भी उन्होंने अपने मतलब बुशहर के राजा से जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम कर ली है वो उसे वापस करें। और सो इस तरह से उन्होंने अपने सारे क्लेम्स जो हैं वो राजा को वापस कर दिए, और बाद में उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बीमार हो गए जेल में ही। फिर जेल से तो उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन बीमारी की वजह से वो शिमला में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। सो दिस वाज द दोदरा कबार रिवोल्ट। ये काफी फेमस है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि दोदरा कबार रिवोल्ट के बारे में कुछ बताइए। राइट। सो ये सब जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका मंडी कॉन्स्पिरेसी, और इसे मंडी षड्यंत्र भी बोला जाता है। सो ये इट वाज वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट व्हिच हेल्ड इन मंडी। इट हेल्ड अराउंड इन 1914-15। सो उस टाइम में गदर पार्टी आपने देखा होगा भारत की राजनीति में। भारत के जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें विदेशों में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने थे। सो गदर पार्टी उनमें से एक था, जो कि सैन फ्रांसिस्को एक शहर है अमेरिका में, वहां पे ये गदर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था लाला हरदयाल जी की लीडरशिप में। सो इस मूवमेंट से प्रभावित कुछ लोग हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी आ गए थे, और उन्होंने हिमाचल के लोगों को भी प्रेरित करके उनको उकसाना शुरू किया। और जैसे रानी खेरागढ़ी, मियां जवाहर सिंह, मंडी के कुछ लोग उनके प्रभाव में आ गए, और इन्होंने काफी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को मंडी में भी। राइट। सो जैसे रानी खेरागढ़ी ने तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी, और इन लोगों ने कुछ सीक्रेट प्लान्स बनाए थे, जैसे कि ये जो सरकारी खजाना था उस पर कब्जा कर लेना चाहते थे, और वजीर और जो अन्य कुछ पुलिस ऑफिसर थे जिनसे लोग परेशान थे जिनकी क्रूरता की वजह से, उनको ये मार देना चाहते थे। और भी इनके कुछ प्लान्स थे, जैसे कि ब्यास नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ था उसको तोड़ देना चाहते थे ये, और इस तरह के इन्होंने प्लान बनाए हुए थे। लेकिन ये सारे प्लान इनके नाकामयाब रहे। खाली एक नागचला में इन्होंने एक ऑपरेशन किया था, वही एक सक्सेसफुल रहा था। राइट। अब बाद में सारे इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, रानी को एग्जाइल कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, और भाई हिरदाराम एक इनके काफी मुख्य नेता थे, उनके साथ बाकी अन्य दूसरे लीडर्स को भी पहले इनको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन बाद में लोगों के अनुरोध पे इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। राइट। सो इसी तरह से ये आंदोलन कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद में था बिलासपुर प्रोटेस्ट ऑफ 1930। 1930 में क्या हुआ, जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे बिलासपुर में, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। राइट। और ये बहादुरपुर परगना से ये आंदोलन जो है वो शुरू होता है। लोगों ने जो बंदोबस्त के कर्मचारी जो थे, जो कि जमीन की पैमाइश करने के लिए आए हुए थे, उनके इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वो यूज करते थे पैमाइश करने के लिए, उनको भी तोड़ फोड़ दिया। और उन अधिकारियों को, जो बंदोबस्त के ऑफिसर्स थे या जो कर्मचारी थे, लोग उनको पहले कुछ गिफ्ट के रूप में, जैसे लकड़ी, टिम्बर, दूध और घी के रूप में काफी सारे फ्री में उनको उपहार दिया करते थे। तो इस लैंड रिफॉर्म के बाद लोगों ने उन कर्मचारियों को ये देना बंद कर दिया। सो इससे कर्मचारी उनसे सख्ती से पेश आने लगे और क्रूरता दिखाने लगे। सो लोग इस बात से परेशान होकर आंदोलन पे उतर आए। राइट। बाद में ब्रिटिश सोल्जर्स को इस आंदोलन को टैकल करने के लिए भेजा गया, और काफी सारे इसके जो लीडर्स थे उनको कैद करके जेल में भेजा गया। ओके। एंड दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज द डांडरा मूवमेंट। क्यों? क्योंकि पुलिस कर्मचारियों ने आम लोगों के ऊपर, जो कि आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर डंडा भी चलाया था। तो जो उनका लाठीचार्ज की प्रक्रिया थी, उसको डंडा चलाने की प्रक्रिया जो थी, उस एक्टिविटी की वजह से इसको डांडरा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज द धामी ट्रेजेडी।
सो ये धामी ट्रेजेडी क्या थी? धामी एक छोटी सी पहाड़ी रियासत थी शिमला एरिया में। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का पहले गठन किया गया था, उसके बाद उसी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया इन 13 जुलाई 1939 ऑन 13 जुलाई 1939। और ये सारी कार्रवाई जो है वो श्री भागमल सौता, जो कि काफी एक हिमाचल के काफी प्रसिद्ध नेता थे, उनके अध्यक्षता में ये सब होता है। और पंडित सीताराम को धामी प्रजामंडल का प्रधान नियुक्त किया जाता है, राइट। सो जो धामी प्रजामंडल था, इन लोगों की धामी के राणा से कुछ एक स्पेसिफिक डिमांड्स थी। तो लोगों ने अपनी मांगों को लेके श्री मनशाराम जी, जो कि इन्हीं में से एक नेता थे, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के धामी के राणा के पास भेज दिया। और धामी के राणा को अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, राइट। सो राणा ने मांगे स्वीकार नहीं की और 16 जुलाई को उसी साल भागमल सौता जी शिमला से धामी के कुछ लोगों के एक समूह के साथ धामी के राणा की तरफ, जहां पे धामी के राणा निवास स्थान था उनका, उसकी तरफ बढ़ चले। और जैसे ही ये धामी की बाउंड्री पे पहुंचते हैं धनहिट्टी में, वहां पे राणा के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और श्री भागमल सौता को अरेस्ट कर लिया, राइट। और धामी के और कुछ लोग जो कि इन सत्याग्रहियों का स्वागत करने के लिए उधर खड़े थे, वो लोग आक्रोश से भर गए, गुस्सा गए वो राणा की इस हरकत से, और वो राणा के निवास स्थान की तरफ नारे लगाते हुए चले गए, राइट। सो राणा इस सत्याग्रहियों के इस आक्रोश से राणा भी थोड़े हतोत्साहित हो गए और वो दबाव में आ गए। सो लोगों को कंट्रोल करने के लिए राणा ने अपने पुलिस और जो भी उनके सैनिक थे उनको उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस घटना में काफी सारे लोगों को चोटें आई और बहुत बुरी तरह से लोग जख्मी हुए। सो इस इवेंट को बोला जाता है धामी गोलीकांड यानी धामी ट्रेजेडी। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, याद रखिएगा इसको, कई बार इससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाद में श्री भागमल सौता को अरेस्ट करके अंबाला की जेल में भेज दिया जाता है। और जो धामी प्रजामंडल, इस मूवमेंट के बाद बाकी प्रजामंडलों का भी काफी जो प्रभावी हो जाता है उनका आंदोलन। और हिमालयन रियासती प्रजामंडल, एक सभी छोटे छोटे प्रजामंडल्स को की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए हिमालयन रियासती प्रजामंडल का गठन किया जाता है दिसंबर 1939, राइट। और भाई दो ना पाई दो का स्लोगन, जो कि सत्याग्रह आंदोलन का एक काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन था, ये इस मूवमेंट के बाद काफी प्रचलन में आ जाता है। भाई दो ना पाई दो का मतलब था कि उस टाइम में आप जानते होंगे 1939 के आसपास विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वार 2 जो था, ये भी अपनी चरम सीमा पे था। और अपने भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन जो था ये भी काफी जोरों पर था। सो ब्रिटिश सरकार जो थी काफी दबाव में थी, उनके पास खजाने की भी कमी थी। और क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी एक हिस्सेदार था। सो युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की भी जरूरत थी और खजाने की भी जरूरत थी। सो ब्रिटिश रूलर जो थे उन्होंने लोकल रूलर्स के ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को सेना में भर्ती करके ब्रिटिश की सपोर्ट के लिए भेजा जाए और लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा के उससे एक्स्ट्रा फंड इकट्ठा करके वो भी ब्रिटिश की हेल्प के लिए दिया जाए। सो इस कार्रवाई के खिलाफ लोग जो था, लोकल लोग जो थे वो आंदोलन कर रहे थे। और भाई दो ना पाई दो मतलब ना तो भाई दो और ना पैसा दो, ना सेना में जवान भर्ती करो और ना ही किसी तरह का कोई टैक्स दो। ये जो था इस स्लोगन का काफी प्रचलन उस टाइम पे चल रहा था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आता है पजौठा मूवमेंट। पजौठा जो है ये सिरमौर रियासत के राजगढ़ तहसील एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा था और इसको पजौठा वैली के नाम से जाना जाता था। सो पजौठा मूवमेंट जो था ये पजौठा के किसानों के द्वारा चलाया गया था। पजौठा किसान सभा का गठन किया जाता है श्री बैद सूरत सिंह के अध्यक्षता में, राइट। सो इन लोगों ने जो वहां के राजा थे महाराजा राजेंद्र प्रकाश, उनकी जो दमनकारी नीतियां थी, जो शोषणकारी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई थी किसानों को सप्रेस करने के लिए, उनसे ये लोग बहुत परेशान थे। सो इन्होंने एक किसान सभा का एक गठन किया तपरोली गांव में 1942 के आसपास। और उसमें इन्होंने ये चर्चा की कि किस तरह से राजा से अपनी मांगे जो है वो मनवाई जाए, ठीक है। इन लोगों के इनके ऊपर कुछ स्पेशल कानून बनाए गए थे उस टाइम में सिरमौर के राजा के द्वारा कि लोग जो हैं वो अपनी उपज रियासत के बाहर नहीं बेच सकते हैं।
क्योंकि पहले ये आजादी थी कि लोग किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रियासत के बाहर भी अपनी उपज को बेच सकते थे, लेकिन उस टाइम में ये कानून बनाया गया कि उपज जो है वो रियासत के अंदर ही सहकारी समितियों को दी जाएगी, वो भी काफी कम दामों पे। ठीक है, तो इससे लोग बहुत परेशान हुए थे। और जो इसका इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से एकदम आंदोलन को चिंगारी मिल गई, वो था लो प्राइस ऑफ पोटैटोज। क्योंकि उस टाइम में पोटैटो जो था वो पजौठा के किसानों को पोटैटो का रेट जो था वो 16 रुपीज पर मन मार्केट में मिल रहा था, ओपन मार्केट में। मन जो है ये एक देसी मेजरमेंट यूनिट है। इसमें करीब करीब 40 किलो के आसपास क्वांटिटी आती है। अलग अलग जगह में ये अलग अलग हो सकता है। सो ये मान लीजिए कि मन जो है वो एक मेजरमेंट का यूनिट है। इसमें हमारे हिसाब से हिमाचल के हिसाब से करीब 40 किलो की क्वांटिटी जो है वो आती है। सो ओपन मार्केट में उस टाइम में आलू का 16 रुपए प्रति 40 किलो का प्रति मन का रेट चल रहा था। लेकिन सहकारी सभा जो थी वो ओनली किसानों को 3 रुपए प्रति मन के हिसाब से आलू लेने को तैयार थी। राइट। सो इस वजह से किसानों में काफी आक्रोश भर आया था राजा के खिलाफ और उनके कर्मचारियों के खिलाफ। सो वो आंदोलन पे उतर आए थे। राइट। सो इस आंदोलन को सप्रेस करने के लिए राजा ने काफी कदम उठाए, आर्मी का इस्तेमाल किया, इवन मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ के दौरान भी करीब 2 महीने तक आंदोलनकारी आंदोलन पे तुले रहे और प्रदर्शन करते रहे। 11 जून 1943 को जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर राजा ने गोलियां चलाने का आदेश भी दे दिया था और इस 11 जून के दिन को पजौठा मैसेकर के रूप में भी मनाया जाता है। राइट। तो इस तरह से ये मूवमेंट भी काफी किसानों के लिए बहुत ही दयनीय और राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही निंदनीय था। काफी अत्याचार किया जा रहा था किसानों के ऊपर। उसके बाद राजा ने वहां पे पुलिस फोर्स और मिलिट्री रूल इम्पोज करके आंदोलनकारियों को तितर बितर कर दिया। मेन जो उनके लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और इन लीडर्स में मुख्य थे वैद सूरत सिंह, मियाँ गुलाब सिंह, मियाँ चूचू भी थे एक इनमें, देन अमर सिंह, मदन सिंह, कालीराम, ये अन्य और भी नेता थे। इन सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और आंदोलनकारियों को तितर बितर कर दिया गया। राइट। सो ये था आपका पजौठा मूवमेंट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वो है सुकेती सत्याग्रह। राइट। तो सुकेती सत्याग्रह इट वाज लेड बाय पंडित पद्मदेव। ठीक है, पंडित पद्मदेव ने सुकेत के जो राजा थे, राजा लक्ष्मण सेन, इनको अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंडियन यूनियन के साथ अपनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर दें और विलय पत्र पे साइन कर दें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आजादी के बाद क्या था, सभी प्रिंसली स्टेट्स को प्रेशराइज किया जा रहा था, लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था प्रजामंडलों द्वारा कि आप भारतीय संघ के साथ विलय कर लें और एक इंडियन यूनियन की बात की जा रही थी तभी। सो बहुत सारे राजा जो थे हिमाचल के, जो रियासती छोटी छोटी रियासतों के राजा जो थे, ये आनाकानी कर रहे थे विलय होने में। लेकिन राजा लक्ष्मण सेन जो कि सुकेती के राजा थे, उनको पंडित पद्मदेव की अध्यक्षता में प्रजामंडल द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है मर्जर, उसको उस पर साइन कीजिए। लेकिन राजा लक्ष्मण सेन जो है वो इधर उधर आनाकानी कर रहे थे। बाद में इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया सुकेत में और उसे सुकेती सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। बाद में उनके ऊपर दबाव बनाया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो मर्जर पे साइन करें और भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। राइट। सो इस तरह सुकेती सत्याग्रह का काफी इंपॉर्टेंट रोल है सुकेत रियासत को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने के लिए। इस तरह के और भी कई सारे आंदोलन जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे थे। राइट। क्योंकि लोग जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लोकल रूलर्स जो थे उनसे आजादी चाहते थे। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते थे। सो ये सारे आंदोलन जो है वो उसी के लिए चलाए जाते हैं और फाइनली इनके सबके कलेक्टिव एफर्ट से 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में फॉर्म किया जाता है। राइट। सो इस तरह से ये पूरा दौर था, कितने सारे मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए। उसके बाद फाइनली हिमाचल प्रदेश जो है वो एक भारतीय संघ के अंदर एक चीफ कमिश्नर के प्रोविंस के रूप में फॉर्म अप किया गया। राइट। सो और भी कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो कि इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हमने जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट मूवमेंट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। So with this, I will stop here. Thank you very much.
Stay focused and stay determined. Keep preparing for the exam, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you very much.